गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th का द लिविंग वर्ल्ड, और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि जो लिविंग्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के या डिफरेंट स्पीशीज़ के पाए जाते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जब हम लोग देखते हैं तो लाखों टाइप की स्पीशीज़ हमें दिखाई देती हैं, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है। मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो लाखों तरह की स्पीशीज़ हैं, जितनी हमने अभी तक खोजी हैं, इससे भी 10 टाइम्स और स्पीशीज़ हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं। हमने पढ़ा कि नेचर में डिफरेंट हैबिटेट्स पाए जाते हैं, और कुछ हैबिटेट्स तो इतने ज़्यादा मुश्किल हालात वाले होते हैं या इतने ज़्यादा हार्ड्स होते हैं कि वहाँ पर लाइफ को सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वैसी कंडीशंस में भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हमने पढ़े थे, जैसे आर्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल, जहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, उस कंडीशंस में भी लाइफ जो है सर्वाइव करती है। गर्म पानी के झरने, हॉट वाटर स्प्रिंग, जिनमें 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे कुछ बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हुए मिले हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो लिविंग है, तो लिविंग को हम लोग नॉन लिविंग से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी लिविंग में पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग है। जैसे हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ देखा जाए तो लिविंग्स में तो होती है, सारे लिविंग्स जो है वो ग्रो करते हैं। जैसे कि हम बचपन में छोटे साइज के थे और धीरे धीरे हम लोग बड़े हो रहे हैं। एक प्लांट हमने मिट्टी में सीड उसका बोया, सोइंग की, और सीड में से पहले एक छोटा सा पौधा निकलता है, फिर उससे बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है। तो दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने साइज में, अपने वॉल्यूम में, अपने मास में, अपनी हाइट में ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। और ये एक तरीके से सारे लिविंग्स का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। हमने देखा कि जो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ होती है वो बेसिकली उनके अंदर सेल्स की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज होती जाती है। जब वो छोटे होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स कम होती है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे कि हम लोग अपने बारे में बात करें तो जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारा वजन 2.5 से 3 किलो था, लेकिन अब जब हम लोग बड़े हो गए तो हमारा वजन 60-70 kg हो गया है। तो हमारे अंदर हमारा मास बढ़ा है, हमारा वेट बढ़ा है, और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ हुए, हमारी हाइट इंक्रीज़ हुई है। तो ये जो मल्टी सेलुलर के अंदर बेसिकली ग्रोथ होती है वो उनमें नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज़ होने से होती है। यूनिसेलुलर की ग्रोथ थोड़ी अलग होती है। जैसे कल हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया अपने साइज को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि वो सिंगल सेल का होता है। अगर वो अपनी सेल को ज़्यादा बड़ा कर लेता है तो सेल जो है वो इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसका डीएनए उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, डिफ्यूजन उसमें स्लो होता है, इस वजह से अपने न्यूट्रिएंट्स को वो सेल के अंदर सर्कुलेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया है या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करने के टाइम पर डिवाइड कर जाते हैं, और उनकी एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। फिर वो जो 2 डॉटर सेल बनती हैं वो थोड़ा सा साइज इंक्रीज करती हैं, या फिर वो जो है 2 सेल जो है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ से उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, उनका नंबर इंक्रीज होता है। मतलब इंक्रीज तो उसमें भी सेल हो रही है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो इसलिए हमने पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम चीज़ है। मतलब जब वो ग्रोथ करते हैं उसी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उसी से उसकी आबादी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक दूसरे के इक्वल मान सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है और एनिमल की ग्रोथ है, तो प्लांट की ग्रोथ इनडेफिनाइट होती है। मतलब प्लांट अपनी सारी जिंदगी जो है वो बढ़ते रहते हैं। आप एक बरगद के पेड़ को, वानियन ट्री को नोटिस करो, जैसे आपके घर के आसपास में कोई
पेड़ हो, तो आप देखना कि कुछ साल पहले वो छोटा था और अब वो बड़ा हो गया, और आप उसको अगले कुछ वर्षों तक, जब तक वो जिंदा रहेगा, आप लगातार उसको बढ़ते हुए देखोगे। उसमें नए नए स्टेम, नई नई लीव्स, नए नए फ्रूट्स, फ्लावर, सीड आते रहेंगे, पुराने गिरते रहेंगे। तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ रुकती नहीं है। जब तक प्लांट जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन एनिमल की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। एक एज के बाद वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। जैसे कि हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन जो है 20, 22 या 23 साल तक ग्रोथ करता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ, उसकी हाइट बढ़ना जो है वो रुक जाती है। उसके बाद तो केवल वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो लिविंग की ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। इंटरनल का मतलब अंदर से उसके सेल में ग्रोथ होती है, अंदर से उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है। और ग्रोथ एक बार अगर हो जाती है तो फिर वो बैक नहीं कर सकती। मतलब ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल है। एक बार अगर किसी की हाइट बढ़ जाए तो वो हाइट शॉर्ट नहीं हो सकती, वो फिर हाइट इंक्रीज ही हो जाती है, परमानेंटली इंक्रीज हो जाती है। अगर एक बार किसी का वजन इंक्रीज हो जाए ग्रोथ की वजह से तो फिर वो डिक्रीज नहीं होता है। उस केस को छोड़ के जिसमें इंसान खा खा के मोटा हो जाता है, फिर खाना बंद कर देता है, तो उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका वजन इंक्रीज होता है वो फैट के डिपोजिशन की वजह से होता है, ग्रोथ की वजह से नहीं। तो ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। अगर एक बार ग्रोथ हो गई तो फिर वो वापस नहीं हो सकती। फिर हमने नॉन लिविंग के बारे में भी पढ़ा था कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में जो रेत के टीले होते हैं, वो आप आज वही टीला देखा आपने, 2 दिन बाद देखा वो टीला और ऊंचा हो गया। या आपने एक कल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आपने बीकर के अंदर शुगर का कंसनट्रेट सॉल्यूशन लिया था, फिर उसमें शुगर का क्रिस्टल लटका दिया तो वो क्रिस्टल थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि उसमें शुगर का डिपोजिशन हो गया। तो अगर कोई नॉन लिविंग ग्रोथ करता है तो वो ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, मतलब बाहर से उसमें मॉलिक्यूल जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। जबकि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो बॉडी के अंदर से होती है। तो लिविंग की ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से होती है। नॉन लिविंग की ग्रोथ जो होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, मतलब वो बाहर से होती है। एक बेसिक डिफरेंस तो ये है। दूसरा, जो लिविंग की ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है। एक बार अगर किसी की हाइट बढ़ गई तो वो हाइट कम नहीं होगी। लेकिन नॉन लिविंग की ग्रोथ जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। अगर रेत का टीला रेत जमा होने से ऊंचा हो जाता है तो अगले दिन रेत तोड़ने से वो छोटा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हो सकता है कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हों, लेकिन उनकी ग्रोथ का पैटर्न और हमारी ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग है। तो फाइनली हमने ग्रोथ को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो माना है लिविंग की, क्योंकि सारे लिविंग में ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन इसको हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं। उसी के बाद आज हम लोग सेकंड कैरेक्टर पर डिस्कस करेंगे, और सेकंड कैरेक्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। आज हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्कस करेंगे। क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ सिबलिंग, अपने जैसे सिबलिंग को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया मान लीजिए आपके किसी खाने के सामान में गिर गया, तो उसमें बार बार मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब वो बार बार डिवीजन करेगा और वो एक पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बना देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस बैक्टीरिया के अंदर बार बार डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, और उस एक बैक्टीरिया से मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए, करोड़ों लाखों बैक्टीरिया जो है वो उससे बन गए। तो इसलिए बैक्टीरिया में क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि उसकी जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। जैसे कि मान लीजिए एक बरगद का पेड़ था, सिंगल
बानियान ट्री, एक बरगद का पेड़ था और उसने सपोज मान लीजिए 10 मिलियन सीड्स बनाए, 10 मिलियन सीड्स बनाए, और इन सारे बीजों को, बरगद के बीजों को अगर इकट्ठा करके इनको मिट्टी में बो दिया जाए तो इससे नए 10 मिलियन न्यू बानियान ट्री जो है वो तैयार हो जाएंगे। मतलब एक बरगद के पेड़ से 10 लाख बरगद के नए पेड़, 10 मिलियन मतलब हो गया 1 करोड़, 1 करोड़ नए बरगद के पेड़ तैयार हो जाएंगे। लेकिन जनरली होता क्या है कि बरगद बनाता तो बहुत सारे सीड हैं, लेकिन उसमें से 99.99% सीड जो होते हैं वो एनिमल्स खा जाते हैं, इधर उधर वेस्ट हो जाते हैं, इनफर्टाइल जगह पे गिर जाते हैं, तो वो ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन जितने भी ग्रो करते हैं तो उससे नए बरगद के पेड़ जो है वो बानियान ट्री तैयार हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप देखें कि अगर कोई कैट है तो वो एक सीजन में 6 to 8 न्यू अपने जैसे छोटे छोटे बच्चे पैदा कर देती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर जो कैट होती है मेल और फीमेल, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक सीजन में 6 से नए 8 बिल्ली के बच्चे पैदा कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो रिप्रोडक्शन तो करता ही है। एक तरीके से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उससे उसकी जो स्पीसीज है वो कॉन्टिन्यूअस रहती है। भाई आज जैसे हम लोग देखें कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ है, मतलब लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि अर्थ पे जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ आज से 450 करोड़ ईयर्स बिफोर हुआ था। मतलब आज से 450 करोड़ साल पहले कभी जीवन की उत्पत्ति हुई थी, लाइफ की उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद फिर लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ है। जो ऑर्गेनिज्म उस दिन बन गए उसी समय के ऑर्गेनिज्म लगातार रिप्रोडक्शन करके आज तक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा, जो दुनिया का पहला फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा, उसी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन बंद करके सेकंड ऑर्गेनिज्म या सेकंड जनरेशन बनाई होगी, सेकंड से थर्ड जनरेशन बनी है, थर्ड से फोर्थ बनी है, और ये सब रिप्रोडक्शन करके फिफ्थ, फिर उससे सिक्स्थ जनरेशन एंड सो ऑन एन नंबर ऑफ जनरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे वो लगातार रिप्रोडक्शन करते गए, और पुराने ऑर्गेनिज्म जो है उनकी समय के साथ डेथ होती गई। तो इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के साथ अपना डीएनए इसको ट्रांसफर कर दिया। अपने डीएनए की एक कॉपी बनाकर, अपने जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बनाकर अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया, और खुद इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर जो सेकंड ऑर्गेनिज्म था उसने अपना डीएनए थर्ड जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया, और कुछ समय बाद इसकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर ये जो थर्ड ऑर्गेनिज्म था, थर्ड जनरेशन थी, इसने अपना डीएनए फोर्थ जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया, और कुछ समय बाद इस थर्ड जनरेशन की भी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस तरीके से दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म अपने मरने से पहले अपने डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर देता है, और थोड़े समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। जितनी उसकी आयु होती है, एज होती है, उस समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है। जैसे अगर आप अपनी खुद की बात करें तो आज जैसे जो हमारी पीढ़ी है,
तो हमारे मदर और फादर हैं, तो हमारे अंदर जो आज करेक्टर है वो हमारे मदर और फादर के करेक्टर हैं। अगर हम अपने मदर और फादर की बात करें तो उनके अंदर हमारे फादर में हमारे दादा दादी के करेक्टर हैं और हमारी मदर में हमारे नाना नानी के करेक्टर हैं। ठीक है, अगर हम अपने नाना नानी और दादा दादी की बात करें तो उनके अंदर उनके पेरेंट्स के करेक्टर हैं। इस तरीके से जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चला आ रहा है लाखों करोड़ों साल से, और ये चैन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुई। अगर ये चैन कहीं पे ब्रेक हो जाती, अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं करता तो उसकी लाइफ जो है उसी की डेथ के साथ खत्म हो जाती, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं रहती। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ क्यों रहती है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने मरने से पहले अपने डीएनए को अपनी संतानों में, अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देता है। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। अगर आपको लाइफ को लगातार धरती पे बनाए रखना है, आप ये चाहते हैं कि जीवन धरती पे कभी भी खत्म ना हो, तो उसका एक ही तरीका है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने मरने से पहले अपने डीएनए को अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर जाए। रिप्रोडक्शन की वजह से ही आज तक इस अर्थ पर जीवन पाया जाता है। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता तो जिस टाइम पर लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो लाइफ थोड़े दिन सरवाइव करती, थोड़े समय सरवाइव करती और फिर वो मर जाती, और उसके मरने के बाद फिर लाइफ का दोबारा ओरिजिन होता, फिर वो लाइफ सरवाइव करती, और अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करती तो फिर वो मर जाती। और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो पाता, तो इस धरती पे कहीं पर भी जीवन आज नहीं पाया जाता। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, जीवन के निरंतर बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म का ये मोटो रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पीढ़ी को, अपनी संतानों को प्रोड्यूस करे, उनको सेव करे, उनको बचाए, उनको न्यूट्रिशन दे, उनकी हिफाजत करे, जिससे कि लाइफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहे। तो मैंने ये बताया कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना था उससे फिर एक और पीढ़ी बनी, फिर उससे एक और पीढ़ी बनी, फिर उससे एक और पीढ़ी बनी। इस तरीके से लाइफ जो है वो चलती रहती है, और इसी में बीच बीच में इवोल्यूशन भी हो जाता है। म्यूटेशन होने की वजह से इवोल्यूशन भी हो जाता है। तो कई बार जो नई पीढ़ियां बनती हैं वो अपनी पुरानी पीढ़ियों से अलग बनती हैं। या मान लीजिए इसमें से कोई एक नया न्यू स्पीसीज निकल गई, यहाँ पर कोई एक नई स्पीसीज निकल गई, यहाँ पर कोई एक न्यू स्पीसीज निकल गई। तो इस तरीके से जो नई स्पीसीज निकलती हैं वो भी जब रिप्रोडक्शन होता है तो अगर ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टर आते हैं तो वो अपने पुराने पेरेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, तो उससे एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो लिविंग्स में पाई जाती है, और ये उसकी लाइफ का एक मोटो होता है कि वो अपनी डेथ से पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने कैरेक्टर्स को, जो चीज़ें उसके अंदर करोड़ों साल से लगातार आ रही हैं, उसको वो अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करके जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर अपनी बॉडी के किसी पार्ट से, जैसे आपने हाइड्रा में पढ़ा होगा कि हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा में नीचे उसके जो बेसल पार्ट होता है नीचे, हाइड्रा बेसिकली एक एनिमल है, सीलेंटेटा फाइलम का एक एनिमल है, उसके बेसल पार्ट में एक छोटी सी बर्ड बन जाती है और वही बर्ड बड़ी होकर एक नया हाइड्रा बना देती है और अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट होता है, मतलब उसमें मदर और फादर दो नहीं होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक सिंगल पेरेंट होता है
और उसके किसी बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं या एक ही ऑर्गेनिज्म के दो गैमीट होते हैं। एक गैमीट मेल की तरह काम करता है, दूसरा गैमीट फीमेल की तरह काम करता है, और जब वो दो गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्शन का मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला मेथड है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मेथड से होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेके चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब विदाउट इसमें सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें इस तरीके से जैसे हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं, और स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज करके जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें गैमीट जो है वो आपस में फ्यूजन नहीं करेंगे। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो गैमीट आपस में फ्यूज नहीं करते हैं और ना इसमें जाइगोट बनता है, इसमें जाइगोट भी नहीं बनता है। आगे जाके 12th क्लास में फिर इसको और पूरा इलॉबरेट किया जाएगा। यहाँ बेसिक लेवल पे समझ लो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जनरली एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। तीसरा जो इसमें अगली पीढ़ी बनती है, प्रोजीनी इज जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट। मतलब जो इसमें नया ऑर्गेनिज्म जो पैदा होता है वो अपने पेरेंट से 100% सिमिलर होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने अभी हाइड्रा के बारे में बताया, तो हाइड्रा में एक नीचे बर्ड बनी और वो बर्ड जब बड़ी होके हाइड्रा बनाएगी, तो ये जो हाइड्रा है नया जो बना है इसको प्रोजीनी बोलेंगे, और जो पहला वाला है पेरेंट बोलेंगे। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये जेनेटिकली बिल्कुल, जेनेटिकली मतलब उसके अंदर जो डीएनए होगा, उसके अंदर जो जीन्स होंगे वो सेम होंगे और देखने में भी वो बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। इसलिए इनको हम लोग कॉल्ड एज क्लोन कहते हैं। हम इनको क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब वो बिल्कुल 100% डेटो उनसे मैच करते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या है? एक तो हमेशा इसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, उसके मदर या फादर, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे मदर और फादर, केवल एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, एक ही पेरेंट होगा उसका। उस पेरेंट को चाहे तो आप उसका मदर बोल दीजिए, चाहे उसका फादर बोल दीजिए। मतलब उसका मदर फादर जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही होता है। दूसरा, उसमें गैमीट आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, गैमीट आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, ना उससे कोई जाइगोट बनता है। तीसरा, जो नए बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, वो देखने में मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होते हैं। उनकी शक्ल, सूरत, जैसे आपने कभी सुना होगा कि एक टाइम पे एक बड़ा बर्ड वो चल रहा था टॉपिक, क्लोनिंग करनी है। तो एक सबसे पहले जो एक एनिमल में क्लोनिंग की गई थी, बड़ी सक्सेसफुल रही थी और काफ़ी उसका नाम भी हुआ था। तो एक भेड़ थी, एक सीप थी जिसका नाम था डॉली। एक भेड़ बनाई गई थी और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनी थी। वो जो भेड़ थी वो 100% अपनी मदर के समान थी जेनेटिकली।
उसकी शक्ल, उसका कलर, उसके फीचर्स, उसकी हाइट, मतलब वो 100% डिटो। जैसे कि आप कभी कभी दो भाइयों को देखते होंगे कि हम शक्ल भाई होते हैं। हम शक्ल का मतलब वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं, उनमें जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता। वो मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो क्लोन जो होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से और आपस में, उनके जितने भी आपस में भाई बनेंगे या उनके जो भी बहनें बनेंगी, वो सब आपस में जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक समान होंगे। इसलिए हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके से होता है। इसमें हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं सबसे पहले, फिशन। फिशन पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें फिशन के बारे में, फिशन क्या होता है देखिए। फिशन से पता लगता है ब्रेक होना, टू ब्रेक या टू डिवाइड, किसी भी चीज का दो भागों में डिवाइड होना क्या कहलाता है? फिशन कहलाता है। और इस तरह का जो फिशन है वो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें दिखाई देता है, जिनकी बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से बनी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड देखते हैं, किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें सबसे पहले है फिशन। फिशन का लिटरल मीनिंग है किसी चीज का डिवाइड हो जाना या टूट जाना। तो फिशन में एक सबसे कॉमन मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाई का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है डिवाइड। तो किसी ऑर्गेनिज्म का दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाना ही कहलाता है बाइनरी फिशन। ये जो बाइनरी फिशन है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में मिलता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हम लोग ले सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा। तो ये जो सिंपल तरीका है ये बहुत ही सिंपल तरीका है फिशन का। और इसमें केवल जो एक सिंगल सेल होती है, कोई एक मान लो सिंगल बैक्टीरिया होता है, वो डिवीजन करने से पहले अपने साइज को डबल कर लेता है और डबल करने के बाद फिर वो बीच में से दो हिस्सों में टूट के दो नए बैक्टीरिया बना देता है। तो देखिए किस तरीके से होगा। जैसे सपोज ये कोई एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की ये सेल वॉल है और बीच में इसका ये डीएनए है और इसके चारों तरफ इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो ये डिवीजन करने से पहले अपनी साइज को पहले थोड़ा सा डबल कर लेगा, अपने साइज को थोड़ा सा डबल कर लेगा, जिससे कि जब ये डिवाइड हो तो इक्वल साइज के दो बैक्टीरिया बना सके। और अपने डीएनए को भी इस तरीके से ये डबल कर लेगा। डीएनए की ये दो कॉपी बना लेता है। यहाँ पर आप देखें डीएनए की एक कॉपी है, यहाँ पर डीएनए की इसने दो कॉपी बना ली और अपने साइटोप्लाज्म को भी इसने डबल कर लिया। उसके बाद फिर इसके बीच में एक पार्टीशन बनना शुरू हो जाता है इस तरीके से। ये बैक्टीरिया है, इसके बीच में एक यहाँ पर एक पार्टीशन बनना शुरू हो जाएगा और पार्टीशन बनने की वजह से एक डीएनए इसमें और एक डीएनए इसमें, ऐसे करके दो भागों में डीएनए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और थोड़े समय बाद इससे दो बैक्टीरिया की सेल फॉर्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें कोई ना तो गैमीट बनना है, ना दो पेरेंट की जरूरत है। यहाँ पर केवल एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। तो ये जो है वो सिंगल पेरेंट
सेल है, सिंगल पेरेंट सेल है, और इसी से बाद में 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। बहुत सिंपल तरीका है। सेल सबसे पहले अपने साइज को डबल कर लेती है, अपने अंदर प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ा लेती है, उसका डीएनए भी डबल हो जाता है, फिर वो दोनों सेल के बीचों बीच में एक पार्टीशन क्रिएट हो जाता है और एक कॉपी इधर चली जाती है डीएनए की, एक कॉपी इधर आ जाती है, आधा आधा साइटोप्लाज्म हो जाता है, और थोड़े समय बाद ये 2 अलग अलग बैक्टीरिया की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो एक सिंगल पेरेंट से 2 डॉटर सेल बन जाती है। सिंगल सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में ब्रेक हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। इसी का एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अमीबा में। अमीबा में भी बाइनरी फिशन होता है। इस अमीबा और बैक्टीरिया में डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, अमीबा में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए अमीबा की जो शेप है वो इरेगुलर होती है, मतलब उसका कोई शेप नहीं होता और वो अपनी शेप को लगातार चेंज करता रहता है। तो बैक्टीरिया भी अमीबा भी बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिशन शो करता है। तो यहाँ पर हमने एक अमीबा ले लिया, ये एक अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। अमीबा ये इसका बाहर की तरफ जो इसके मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये अमीबा क्योंकि रिप्रोडक्शन करने वाला है इसलिए इसको हम लोग पेरेंट सेल भी बोल सकते हैं, पेरेंट सेल बोल सकते हैं। ये भी डिवीजन करने से पहले थोड़ा सा अपने साइज में ग्रोथ कर लेगा, थोड़ा प्रोटोप्लाज्म बना लेगा, डीएनए की सिंथेसिस कर लेगा, उसके बाद फिर ये ऐसे करके 2 हिस्सों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी ऐसे करके 2 हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इसका साइटोप्लाज्म भी जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर इसको विभाजित होना होता है वहाँ पर इस तरीके से एक फरो बन जाती है, एक कंस्ट्रिक्शन बन जाता है और फाइनली इससे 2 अमीबा की नई सेल्स बन जाती हैं। दोनों के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बन गए आपके 2 नए डॉटर अमीबियूल। एक तरीके से आप इनको बेबी अमीबा भी कह सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा ग्रोथ करके नॉर्मल साइज के हो जाते हैं। तो बाइनरी फिशन जो है बहुत ही सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और ये मेथड अगर देखा जाए तो बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन एक तरीके से ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि इससे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, अमीबा की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और इससे रिप्रोडक्शन भी होता है क्योंकि इससे नए नए ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस होते हैं। ये हम लोग ग्रोथ में भी पढ़ चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है उसमें सेल डिवाइड करके नई सेल बनाती है, तो आप उसको ग्रोथ भी कह सकते हैं और आप उसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है इसमें बर्डिंग। बर्डिंग फॉर्मेशन के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एनिमल का। एनिमल में आप एक फाइलम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा, और उस सीलेंट्रेटा का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एक एनिमल है, बहुत सिंपल एनिमल है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है इसकी, सिंपल है और नॉन कॉर्डेट है। नॉन कॉर्डेट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी में कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं। तो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हाइड्रा के अंदर बर्डिंग होती है। देखिए ये हाइड्रा बना लिया हमने,
इस तरीके से ये हाइड्रा की बॉडी है और ये हाइड्रा के ऊपर इस तरीके से टेंटिकल्स लगे होते हैं। ये टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स की मदद से ये मूवमेंट करता है, चलता है और अपने भोजन को पकड़ता है, और ये इसकी बॉडी है। अभी हमने यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट हाइड्रा लिया है, एक सिंगल हाइड्रा लिया है। बहुत छोटा होता है, वैसे तो नेकेड आई से दिख जाता है, इतना भी छोटा नहीं होता है, कुछ मिलीमीटर्स का इसका साइज होता है, और ये पानी में रहता है, पॉन्ड वगैरह में पाया जाता है, ताजे पानी में रहता है। तो इस हाइड्रा को जब कोई अपना नया बेबी प्रोड्यूस करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा, तो उसका सबसे सिंपल तरीका होता है इसके अंदर बडिंग। तो बडिंग क्या होती है कि इसकी बॉडी पर यहाँ नीचे की तरफ एक छोटी सी गांठ बन जाती है इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसकी बॉडी में नीचे की तरफ यहाँ पर ये हाइड्रा बना दिया हमने, और यहाँ पर इसमें एक छोटी सी ऐसे करके एक गांठ बन जाती है। इस गांठ को हम लोग बोल सकते हैं प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है एक छोटा सा उभार या छोटा सा गांठ। जैसे कि हमारी स्किन पर अगर एक फुंसी निकल आती है तो आप उसको एक उभार या एक प्रोट्यूबरेंस बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके की एक छोटी सी इसमें प्रोट्यूबरेंस बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो होती है वो बॉडी की सेल्स बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद ये जो प्रोट्यूबरेंस है ये एक छोटे से हाइड्रा का रूप ले लेती है। देखिए इसमें छोटे से हाइड्रा का ये ऐसे करके एक ये यहाँ पर एक हाइड्रा का रूप ले लेगी। इस तरीके से इसमें एक यहाँ पर एक हाइड्रा बन जाएगा, एक छोटा सा माउथ बन जाएगा, उस माउथ के ऊपर ऐसे करके टेंटिकल्स बन जाएंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं बर्ड या इसको हम लोग बोल सकते हैं बेबी हाइड्रा। ठीक है, तो इसमें टेंटिकल्स बन गए, एक छोटा सा यहाँ पर माउथ बन गया। तो आप देखिए इसमें अभी जो पेरेंट है, पेरेंट के शरीर में ही एक छोटा सा बेबी हाइड्रा प्रोड्यूस हो गया है, और ये तब तक इसके साथ अटैच रहेगा जब तक कि ये प्रॉपरली ग्रोथ ना कर जाए। और जब ये प्रॉपर ग्रोथ कर जाएगा तो ये अपने पेरेंट से अलग होकर एक इंडिविजुअल लाइफ सर्वाइव करने लगता है। तो फाइनली फिर ये क्या होगा, हाइड्रा की मेन बॉडी से ऐसे करके ये अलग हो जाएगा। ये तो मेन हाइड्रा है, और इसकी बॉडी से अभी जो अलग होके एक यहाँ पर नया हाइड्रा बन गया है। ठीक है, इसी की बॉडी से निकला है। तो ये जो है ये है पेरेंट और ये है डॉटर हाइड्रा, या इसको हम लोग इसकी बर्ड भी बोल सकते हैं। अब ये दो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, एक पेरेंट है और एक दूसरा है डॉटर हाइड्रा। तो अगर आप देखें कि फिशन में और बर्डिंग में क्या फ़र्क है, तो फिशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर पेरेंट था लेकिन यहाँ पर आपको पेरेंट नहीं दिखाई दे रहा। पेरेंट कहाँ गया, पेरेंट जो है वो अपने डॉटर्स में, अपनी अगली पीढ़ी में बदल गया। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रा जो है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसी के शरीर में से एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है और वो स्ट्रक्चर एक हाइड्रा में बदल जाती है, और जो पेरेंट है वो अलग रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरेंट अलग है और उसका बेबी अलग है, जबकि यहाँ पर क्या है, पेरेंट जो है वो अपने ही डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ आपको पेरेंट दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग। बडिंग एनिमल्स में भी पाई जाती है और अपने प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स भी बड बनाते हैं और फंजाई भी बड बनाते हैं। तो इसी तरह का हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं बडिंग का।
बडिंग का एक और एग्जांपल देखते हैं फंजाई में, और फंजाई में ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं ईस्ट के अंदर। ईस्ट जो है वो भी बडिंग करती है, सेम जैसे अभी हाइड्रा ने किया था। हम लोग बडिंग का एक और एग्जांपल लेते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंजाई है। वैसे तो सारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन एक आध फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी होती है। उसका एक एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट का बॉटेनिकल नेम है सैकेरोमाइसीज सिरीविसी। ये बहुत ही हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी ईस्ट का यूज़ करके हम लोग बेकरी में ब्रेड, केक्स, बिस्किट बनाते हैं, खमीर उठाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, और इसी ईस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। जो डिफरेंट टाइप की बेवरेजेस आती हैं, अल्कोहल बेवरेजेस, वो बनाते हैं। तो ईस्ट जो है कॉमर्शियली बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट की स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये ईस्ट है, ईस्ट सेल है। इसको मदर मान सकते हैं, मदर या पेरेंट, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर हल्की सी सेल वॉल भी होती है, साइटोप्लाज्म है, और ये इसका न्यूक्लियस है। तो जब इस ईस्ट को डिवाइड करना होता है तो इसके किसी भी एक जगह पर एक छोटी सी गांठ या उभार बन जाती है। देखिए जैसे ये ईस्ट है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से एक छोटी सी गांठ बन जाएगी, बड बन जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं बड प्रोट्यूबरेंस। ये क्या है? ये मदर सेल है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से थोड़ा सा न्यूक्लियस ऊपर वाले हिस्से में भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म भी ऊपर बर्ड की तरफ जाने लगता है और बर्ड को पुश करता है, जिससे बर्ड जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। और इस तरीके से ये पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल के ऊपर एक और नया ईस्ट इस तरीके से बन जाता है, जो अपनी मदर सेल से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसकी बर्ड है। बर्ड, इसको हम लोग न्यू डॉटर ईस्ट सेल भी कह सकते हैं, और नीचे जो है वो मदर सेल है। तो जैसा भी हमने हाइड्रा में पढ़ा था, ये हाइड्रा की तरह ही है कि जो पेरेंट है, पेरेंट की बॉडी तो नॉर्मल रहती है, इंटैक्ट रहती है, उसी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी गांठ बन जाती है, जिसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म चला जाता है, डीएनए चला जाता है। धीरे धीरे वो बर्ड एक शेप ले लेती है, जैसा पेरेंट होता है वैसी शेप ले लेती है। फिर उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उसकी मदर के अंदर भी पाई जाती हैं। तो ये बर्ड अपने आप में फिर एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगती है। और इसके अंदर एक खूबी और पाई जाती है कि कभी कभी जैसे जो मदर सेल है, इस मदर सेल के ऊपर बर्ड्स की चेन बन जाती है। मान लीजिए ये इसके ऊपर एक बर्ड बनी, उसके ऊपर एक और बर्ड बन गई, उसके ऊपर एक और बर्ड बन गई, उसके ऊपर एक और बर्ड बन गई। तो इस तरीके से बर्ड की एक चेन बन जाती है, बर्ड की एक चेन बन जाती है। चेन ऑफ बर्ड्स की जो चेन बन जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम। क्योंकि फंजाई में ये धागे की तरह दिखाई देती है, फंजाई में माइसीलियम होता है, ये धागे की तरह दिखाई देती है जब हम सॉल्यूशन में इसको देखते हैं। लेकिन ये धागा जो है वो टेम्परेरी होता है, अगर हम सॉल्यूशन को डिस्टर्ब करते हैं तो ये सारी सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो इसलिए इस माइसीलियम को हम लोग बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम। स्यूडो का मतलब नकली माइसीलियम। तो अगर हम लोग देखें तो ये अगर मदर है तो ये उसकी डॉटर है, अगर ये मदर है तो ये इसकी डॉटर है, और अगर ये मदर है तो ये इसकी डॉटर है, और अगर ये मदर है तो ये इसकी डॉटर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर हम इसको डॉटर सेल माने तो ये इसकी मदर सेल है, ये इसकी ग्रैंड मदर है, ये इसकी ग्रैंड मदर है। तो इस तरीके से देखा जाए
तो कई जनरेशन जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी होती हैं और थोड़े समय बाद ये एक दूसरे से अलग होकर नए नए ईस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमने अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 तरीके देखे। पहला तरीका हमने देखा फिशन, फिशन में भी हमने देखा बाइनरी फिशन, और दूसरा देखा हमने बडिंग। और बडिंग में हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एक तो हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रा का और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया ईस्ट का। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपल तरीका और देखते हैं, थर्ड मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे पहले तो हम ये समझे फ्रैगमेंट क्या होता है। फ्रैगमेंट जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, या हम किसी पीस को बोलते हैं। तो किसी की बॉडी का छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाना ही कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब है डिवाइड इनटू स्मॉल पीसेस। बॉडी का स्मॉल पीसेस में टूट जाना ही कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है फिलामेंटस एल्गी के अंदर। एल्गी प्लांट होते हैं, फिलामेंटस एल्गी कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक होता है स्पाइरोगाइरा, ये हमें मिलता है फंजाई के अंदर। सारे फंजाई के अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। फंजाई का हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक हमने ले लिया राइजोपस, और ये हमें मिलता है ब्रायोफाइट्स के अंदर एक स्टेज होती है प्रोटोनीमा। इनके अंदर हमें इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो हम लोग देखते हैं स्पाइरोगाइरा में किस तरीके से होगा। देखिए ये स्पाइरोगाइरा है, एक हमने एल्गी बनाया है यहाँ पर स्पाइरोगाइरा। ये ऐसे धागे की तरह होता है। ये स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा की ये सेल्स हैं। इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। अब अगर ये वैसे तो पॉन्ड वगैरह में पाया जाता है, जो तालाब वगैरह होते हैं, झील वगैरह होते हैं, उस पानी में पाया जाता है। अगर किसी भी वजह से इसकी बॉडी 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो हर टुकड़े से एक नया स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। तो मान लीजिए जैसे इसकी बॉडी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गई। मान लीजिए कोई इसके ऊपर पैर रख के चला गया, या किसी एनिमल ने इसको मैकेनिकल इंजरी कर दी, तोड़ दिया, तो देखिए ये इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। जनरली कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म होता, अगर उसके टुकड़े हो जाते तो उसकी डेथ हो जाती। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, इन टुकड़ों को हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंट्स। तो इसमें से हर फ्रैगमेंट जो है वो दोबारा से एक न्यू स्पाइरोगाइरा बना देगा, एक नया स्पाइरोगाइरा बना देगा। ये बन गया एक न्यू स्पाइरोगाइरा। किससे बना है? एक छोटे से फ्रैगमेंट से बना है। स्पाइरोगाइरा के एक टुकड़े से पूरा का पूरा एक नया स्पाइरोगाइरा बन जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ऐसे एल्गी में मिलता है जनरली, जो फिलामेंटस होते हैं, और भी एल्गी में पाया जाता है, फंजाई में मिलता है, ब्रायोफाइट में मिलता है। ब्रायोफाइट में हम लोग एक एग्जाम्पल हमने लिया है स्टेज प्रोटोनिमा। तो ब्रायोफाइट जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मॉस।
मॉस में ही हम लोग एक मॉस पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया में क्या होता है, फ्यूनेरिया में स्पोर होते हैं। जब उस स्पोर का जर्मिनेशन होता है, उस स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो एक ऐसे फिलामेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। ये फिलामेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। इसमें सेल्स होती हैं, गिविंग सेल्स होती हैं, नीचे वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए सेल्स होती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है। अब इस प्रोटोनीमा का अगर मान लीजिए कहीं से भी एक टुकड़ा टूट जाता है, ये टुकड़ा टूट गया इसका, ये इसका टुकड़ा टूट गया, तो इस टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट। इसको बोलेंगे फ्रैगमेंट। और ये फ्रैगमेंट फिर से ग्रोथ करके एक नया प्रोटोनीमा बना देगा। एक न्यू प्रोटोनीमा बना देगा। तो आप लोग देखिए कि जो हमने एक ब्रायोफाइट का एग्जांपल लिया, ब्रायोफाइट में हमने मॉस का एक एग्जांपल लिया, मॉस का हमने एक एग्जांपल लिया फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया का जब स्पोर, ये स्पोर है, इसमें स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जब इस स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो उससे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनीमा। अब ये प्रोटोनीमा अगर मान लीजिए किसी भी वजह से किसी टुकड़े में टूट गया तो इसके इस टुकड़े के अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये दोबारा से एक नया प्रोटोनीमा बना देता है। तो फ्रैगमेंटेशन बहुत ही आसान तरीका है और इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फ्रैगमेंटेशन करता है, जितने आप टुकड़े करेंगे उतने हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। बस शर्त ये है कि जो भी इसका पीस हो उस पीस में कम से कम एक लिविंग सेल जरूर होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने जितने भी टुकड़े बनाए तो कम से कम सब में 2-2 सेल्स हैं। अगर एक सिंगल सेल भी उसके अंदर लिविंग सेल होगी तो वो सेल डिवाइड कर करके पूरी एक नई बॉडी तैयार कर देगी। तो फ्रैगमेंटेशन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल तरीका होता है और इसमें जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली 100% सिमिलर होते हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं आपस में क्लोज। इसके बाद हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और मेथड देखते हैं जिसका नाम है रीजनरेशन। रीजनरेशन एक फोर्थ मेथड देखते हैं, रीजनरेशन। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप रीडिंग करिए, रीडिंग में आपको ये सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। डायग्राम्स उसमें नहीं दिए हैं, वो आप मेरे इस वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने नेट से एनसीईआरटी डाउनलोड कर ली होगी। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगला तरीका है रीजनरेशन। रीजनरेशन बेसिकली एक पावर होती है। इट इज अ पावर टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑर्गन और न्यू टिश्यू आफ्टर एनी डैमेज। देखिए, रीजनरेशन एक क्षमता है या पावर है, जैसे ये हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर क्या रीजनरेशन होती है कि जैसे अगर हमारी स्किन में कहीं पर कट लग जाए तो वहाँ पर जो घाव होता है वो आप देखते हैं कि 10 से 15 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई चोट लगती है, जैसे हड्डियाँ टूटती हैं तो फिर वो अपने आप जुड़ भी जाती है। आपके अंदर कोई भी सेल मरती है तो वो सेल उसकी जगह एक नई सेल बन जाती है और आपकी बॉडी दोबारा से पहले की तरह काम करने लगती है। तो रीजनरेशन एक पावर है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने टिश्यू को, जैसे मैंने बताया हमारी स्किन कट जाती है तो वहाँ पर एक नया टिश्यू बन जाता है और वो रिपेयर हो जाता है।
कुछ जीवों के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पावर होती है कि वो अपने नए ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घर में जो छिपकली पाई जाती है, हाउस लिजर्ड पाई जाती है, वो कभी कभी आपने देखा होगा कि छिपकली को अगर कोई चेस कर रहा होता है, उसको खाने के लिए अगर कोई पीछे दौड़ता है उसके, तो वो क्या करती है, अपनी पूंछ को अपनी बॉडी से अलग कर देती है और उसकी पूंछ वहीं पर ऐसे करके हिलती रहती है, छिपकली भाग जाती है, लिजर्ड भाग जाती है। तो उसका पर्पस क्या होता है, वो अपनी पूंछ को अपनी बॉडी से अलग कर देती है, तो वो जो उसकी पूंछ है उसमें थोड़ी लाइफ रहती है, तो वो थोड़े समय के लिए वो जो है हिलती रहती है, जिससे कि जो खाने वाला ऑर्गेनिज्म उसके पीछे लगा था, जो प्रीडेटर उस छिपकली को खाना चाहता था, वो उसकी पूंछ को देखकर उसकी पूंछ पे हमला करता है और तब तक छिपकली जो है वो भाग जाती है। अब सवाल ये है कि वो छिपकली जिसने अपनी पूंछ को अपनी इच्छा से छोड़ दिया था या किसी एक्सीडेंट की वजह से मान लो वो टूट गई, तो वो पूंछ आप देखते हैं कि 1 महीने के बाद वो दोबारा से उगाती है। तो इसका मतलब लिजर्ड के अंदर इतनी रीजनरेशन पावर है कि वो अपने ऑर्गन को दोबारा से प्रोड्यूस कर सकती है। हाउस लिजर्ड में इतनी पावर होती है कि वो अपने ऑर्गन को दोबारा से प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या कर सकता है कि अपने बॉडी में जो टिश्यूज है, जैसे स्किन है, स्किन अगर कहीं से भी कटफट जाती है तो वो उसको रिपेयर कर देता है। ह्यूमन के अंदर जो हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, दोबारा से रिपेयर करने की क्षमता, रीजनरेशन पावर जो है वो हमारे लिवर में होती है। मतलब ह्यूमन बॉडी का लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जैसे अगर वो आधा काट के किसी को दे दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए, तो वो जो आधा हमारे पास बचा है, इवन अगर 30% भी हम अपने पास रखें और 70% को डोनेट कर दें, तो वो 30% भी धीरे धीरे अपने आप को रीजनरेट करके पूरा 100% बना लेगा। आप लोगों ने कई केस सुने होंगे कि किसी का लिवर फेल हो गया, तो लिवर फेल होने के बाद में उसको लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब उसको कोई दूसरा इंसान अपना लिवर देता है। तो दूसरा इंसान कैसे लिवर दे देगा अपना, क्योंकि हर किसी के पास एक ही लिवर होता है। तो होता क्या है कि जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसका लिवर फेल हो गया और मान लीजिए उसके घर में कोई उसका सगा भाई है या उसकी कोई सगी बहन है, तो उससे एक तो उसकी मैचिंग होनी चाहिए, उसका ब्लड उससे मैच होना चाहिए, उसका टिश्यू उससे मैच होना चाहिए। अगर उसके भाई या उसकी बहन से उसका ब्लड या उसका टिश्यू मैच हो जाता है, तो वो अपने भाई या बहन का या कोई और उसके मदर फादर है, वो उनके लिवर का 60 से 70% डॉक्टर जो है काट के निकालते हैं और पेशेंट के अंदर लगा देते हैं। तो आप देखिए, जिसने लिवर दिया, जिसने डोनेट किया, उसमें 30-40% लिवर बचता है और 1 साल के अंदर वो लिवर पूरा बन जाता है। और इधर जिस पेशेंट को लिवर लगाया गया, जिस पेशेंट को मिला, उसको बोलते हैं रेसिपिएंट, उसके अंदर भी 50% या 70% लिवर लगाया जाता है, वो भी 1 साल में पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है। तो इंसान की बॉडी में सबसे हाईएस्ट रीजनरेशन पावर जो पाई जाती है वो लिवर में पाई जाती है, और सबसे कम लोएस्ट रीजनरेशन पावर हमारी बॉडी में जो होती है वो होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया कि हमारा जो ब्रेन है और जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर न्यूरल ट्यूब है, उसमें रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है। अगर कभी भी किसी भी इंसान के दिमाग में कोई चोट लग जाए, उसके उसके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए, तो वो न्यूरॉन्स कभी भी दोबारा नहीं बनती है, दोबारा नई न्यूरॉन्स नहीं बनती है। तो इसलिए कहते हैं कि लिवर को एक बार को हम लोग अपने रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ब्रेन में या हमारी रीढ़ की हड्डी में अगर कोई चोट लग जाती है तो उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन की पावर अलग अलग है, लेकिन हमने एक चीज़ और लिखी है कि इससे हम न्यू ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कोई इंसान अपनी बॉडी के एक पार्ट से नया इंसान प्रोड्यूस कर सकता है? ये पावर हमारी बॉडी में नहीं है। क्या लिजर्ड के अंदर ये पावर है कि उसके कटे हुए हिस्से से एक पूरी नई छिपकली तैयार हो जाए? ये लिजर्ड के अंदर भी नहीं है। तो इस तरह की जो रीजनरेशन पावर होती है, ये वाली जो पावर है रीजनरेशन पावर,
इस पावर को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी एक ये पावर होती है जिसमें अ सिंगल सेल और टिश्यू और ऑर्गन और पीस ऑफ बॉडी, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की या तो कोई हम एक सेल ले लें या उसके टिश्यू का एक टुकड़ा ले लें या उसका कोई हम एक ऑर्गन ले लें या उसकी बॉडी का कोई एक पीस ले लें, उससे पूरा का पूरा अगर हम न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर देते हैं तो उसकी इस रीजनरेशन पावर को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। और इस तरह की टोटिपोटेंसी जो है एनिमल्स में, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स, इस तरह की टोटिपोटेंसी एनिमल्स में अगर हम देखें तो केवल लोअर एनिमल्स में पाई जाती है। सारे एनिमल में ये पावर नहीं होती है और लोअर एनिमल में भी इसका एग्जांपल है 3 फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलन रेटा और फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज। ये 3 फाइलम ऐसे हैं जिनकी बॉडी के एक सेल से या एक टिश्यू से या एक ऑर्गन से या बॉडी के एक टुकड़े से हम पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं। इसके आगे के जो फाइलम है निमेटीहेलमिन्थीज, एनेलिडा, फिर आगे और आप देखेंगे उसमें आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा वगैरह, उनके अंदर ये पावर जो है खत्म हो जाती है। मतलब वो अपने बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं कर सकते, उनके अंदर केवल ये पावर रह जाती है, या तो वो अपना ऑर्गन बना लेते हैं या वो अपना टिश्यू बना लेते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्लैट वर्म में टोटिपोटेंसी का या रीजनरेशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक एनिमल है, एक फ्लैट वर्म है, और फ्लैट वर्म जो है कौन से फाइलम के अंदर आता है? प्लैटीहेलमिन्थीज। प्लैटीहेलमिन्थीज इस समूह का ये सदस्य है। हमने यहाँ पर एक प्लेनेरिया बना लिया, जैसे हमने एक प्लेनेरिया बना लिया, ये हमने प्लेनेरिया बना लिया। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमने इसकी बॉडी को ऐसे करके 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया। इसके हमने 3 पीसेस कर दिए। ये देखिए हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए। ऐसे करके हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए। तो इसके ये जो 3 पीस हैं, ये 3 पीस आगे जाके 3 नए प्लेनेरिया बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? ये जो आगे वाला हिस्सा है ये पीछे का हिस्सा बना लेगा। देखिए ये आगे वाला हिस्सा, जो आगे वाला पार्ट है वो ऐसे पूरा पीछे का हिस्सा बना लेगा। ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आगे का हिस्सा बना लेगा और पीछे का हिस्सा बना लेगा। इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे करके आगे का हिस्सा बना लेगा और पीछे का हिस्सा बना लेगा। और ये जो पीछे वाला पार्ट है, बैक पार्ट है, ये अपना पूरा आगे का हिस्सा बना लेगा। देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि प्लेनेरिया के हर पार्ट के अंदर रीजनरेशन पावर है, और इतनी रीजनरेशन पावर है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। मतलब इसके अंदर एक टोटिपोटेंसी वाली पावर है। तो इसके हर पीस से बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है वो रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 इसने न्यू प्लेनेरिया वर्म जो है वो तैयार कर लिए। तो ये वाली जो पावर है ये जनरली एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स में बहुत लिमिटेड एनिमल्स में ही पाई जाती है, जिनको हम लोग बोलते हैं लोअर एनिमल्स, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लैटीहेलमिन्थीज। इसके आगे ये क्षमता जो है वो घटती जाती है और सबसे ऊपर वाले लेवल पे चलेगा। जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमन पे,
तो हमारे अंदर तो रीजनरेशन पावर बहुत ही कम है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, हम इतने ज़्यादा जटिल हो चुके हैं कि हमारे एक टुकड़े से पूरा का पूरा इंसान तैयार होना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये केवल उन्हीं ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है। रीजनरेशन जो है एनिमल के अलावा बाकी सारे ग्रुप में भी पाया जाता है। एनिमल में ये पावर बहुत कम होती है, लेकिन बाकी ग्रुप्स में ये पावर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ प्लांट्स सो रीजनरेशन, मतलब ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो रीजनरेशन की पावर को शो करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक हायर प्लांट ही ले लूं, मैंने एक मैंगो ले लिया, ठीक है, और मैंगो का मैंने एक सूट पीस ले लिया, मतलब मैंने एक उसकी डाली तोड़ ली, आम की एक डाली तोड़ ली इस तरीके से, जिसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कुछ लीफ भी लगी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग, ठीक है। और इस कटिंग को अगर मैंने सोइंग कर दी तो इससे एक पूरा नया न्यू मैंगो ट्री निकल आएगा। इस तरह की पावर मैंगो के अलावा हमें रोज में मिलती है, बोगनविलिया में मिलती है। तो मोस्ट ऑफ दी प्लांट जो है वो रीजनरेशन की पावर शो करते हैं, मतलब उनकी बॉडी के एक छोटे से टुकड़े से एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ज़्यादातर प्लांट्स में रीजनरेशन की पावर इसलिए पाई जाती है कि प्लांट जो होते हैं मोस्टली सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं, एनिमल की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है। रीजनरेशन पावर जो है हमें फंजाई में भी मिलती है, फाउंड इन फंजाई। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। लेकिन जो एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, इनसे ऊपर वाले एनिमल्स हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। सारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लोअर एनिमल में ये मैंने कुछ ग्रुप लिखाए हैं, इनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर आप इससे ऊपर वाले एनिमल्स को छोड़ दें तो बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? एक तो ये बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है, इसमें दो पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है। एक ऑर्गेनिज्म ही अपनी बॉडी के किसी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। बहुत ही फास्ट मेथड है, कम समय में ज़्यादा पॉपुलेशन तैयार हो जाती है। जो नई पॉपुलेशन तैयार होती है उसमें सारे के सारे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, क्लोन होते हैं, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर हायर एनिमल को छोड़कर सभी ऑर्गेनिज्म प्रेफर करते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है। प्लांट और फंजाई दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये वाले एनिमल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है, नहीं तो इनके लिए सबसे आसान होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। ओके, थैंक यू।